असंख्य विचारों का मन में आना और उन पर नियंत्रण न कर पाना, जिससे कि हर वक्त टेंशन आना। इसे हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और हमेशा कैसे सकारात्मक रह सकते हैं, इसी के ऊपर आज की एक नई रोचक कहानी हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की खाड़ी के किनारे एक शांत गांव में राहुल नाम का एक युवा लड़का रहता था। राहुल अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण गांव भर में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। सोचो कि उसके विचारों के तूफान ने उसके मन को एकदम बेचैन कर दिया था। उसके जीवन से शांति मानो गायब हो गई थी और वह हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता था और तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। उनके अशांत मन और क्रोध के कारण उनके अपने परिवार के सदस्यों और गांव वालों से भी संबंध अच्छे नहीं थे, जिससे वह और भी अधिक अकेला और अपमानित महसूस करने लगा। वह और भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता है। एक समय की बात है, राहुल अपने गांव की गलियों में घूम रहा था। तभी उनकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई, जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। इस असीम शांति में राहुल बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित हुआ। जब राहुल बौद्ध भिक्षु के करीब आया तो उसे अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। भरत को एहसास हुआ कि इस असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं इस बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। इसलिए वह वहीं बैठकर उसकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु की आंख खुली तो उसने एक युवा लड़के को अपने सामने बैठा पाया, जो बहुत तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। राहुल ने बौद्ध भिक्षु की ओर उदार भाव से देखा और बहुत विनम्रता से कहा, मालिक, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं? बौद्ध भिक्षु ने राहुल की पीड़ा को समझते हुए करुण दृष्टि से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशी के रहस्य छिपे हैं। क्या आप कहानी सुनना चाहेंगे? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और पूरी एकाग्रता से कहानी सुनने को तैयार हो गया। उनके अंदर जिज्ञासा चरम पर थी। वो कहानी सुनने को बेताब था। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्हें हर काम में लोगों से मदद की जरूरत पड़ती थी। यदि उसे किसी से असफलता और बुराई सुनने को मिलती थी तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता था। उनका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियां वांछित खुशी देंगी, लेकिन वह जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था उतना ही मानसिक तनाव में डूबता जाता था। लेकिन अचानक शक्ति का सामना उस समय के मशहूर बौद्ध भिक्षु से हो गया, जिसका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और वह स्वयं एक बहुत ही ध्यानमग्न और प्रबुद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। शक्ति ने कहा कि महंत मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता हूं और लगातार अधिक हासिल करने की कोशिश करता हूं, फिर भी मुझे कोई क्षणिक संतुष्टि या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच में शांति कैसे पा सकता हूं? बौद्ध भिक्षु ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, आपका मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। आप कभी भी शांत नहीं रह सकते। इसलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी। शक्ति को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे जाने दूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से बंधा हुआ हूं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुरा दिए। बौद्ध भिक्षु कहा, कल्पना करें कि आपके हाथ में पानी का एक गिलास है। अब आप इसे जितनी देर तक पकड़ कर रखेंगे यह उतना ही भारी होता जाएगा, और अगर आप इसे काफी देर तक पकड़े रहेंगे तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर आप उस पकड़ को ढीला कर दें और छोड़ दें तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा। राहुल ने पूरी कहानी और उसका संदेश ध्यानपूर्वक सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ जाता है और अंदर ही अंदर अशांति पैदा कर देता है। अब राहुल को कहानी का अंत सुनने की उत्सुकता से प्रतीक्षा थी।
कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहानी जारी रखी। एक बौद्ध भिक्षु की बात मानकर शक्ति ने विचारों को त्यागने का अभ्यास शुरू कर दिया। वह बिना किसी पूर्व निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को आते और जाते देखता था। अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया था। विचार उठते थे और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा और भावना ही सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति ध्यान में गहरे उतरते गए, उन्होंने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह खुद को वर्तमान में स्थापित करके अपने मन की निरंतर बकवास से छुटकारा पा सकता था। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह हो गया, जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने जीवन की सादगी में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। जैसे ही शक्ति में ऐसे बदलाव की खबर लोगों के बीच फैली, दूर दूर से लोग मार्गदर्शन लेने आने लगे। लोगों को विचारों को मुक्त करने की कला सिखाना और उन्हें अपने भीतर शांति खोजने के लिए मार्गदर्शन करना, वह लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गया। शक्ति और साधु की कहानी समाप्त कर महाकौशल बौद्ध भिक्षु कुछ देर के लिए चुप हो गए, ताकि इस कहानी का अर्थ राहुल के मन में अच्छी तरह बैठ जाए। राहुल ने बौद्ध भिक्षु की ओर देखा तो उनकी आंखों में अब एक नई समझ दिखाई दे रही थी। राहुल ने धीरे से कहा कि मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखता है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूं? राहुल के इस सवाल पर बौद्ध भिक्षु गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं और फिर कहा कि अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने भीतर उठने वाले विचारों का निरीक्षण करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालें। उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आपके मन में आती हैं और देखें कि वे कैसे आती हैं और आकाश में गुजरते बादलों की तरह चली जाती है। राहुल ने आंखें बंद कर ली और बौद्ध भिक्षु के कहे अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करने लगे। जैसे ही उसने अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे इसका एहसास हुआ। उसे अपने अंदर चिंता और इच्छाओं की एक निरंतर धारा बहती हुई महसूस हुई। सिर्फ एक एहसास नहीं, उसे एक अद्भुत शांति का एहसास कराया। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि यह सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि जैसे शक्ति ने खुद को सभी मोहमाया से अलग कर लिया था, वैसे ही अपने मन को अशांतकारी विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास विकसित करो। बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह आता है, और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दें और अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। लेकिन राहुल ने टोकते हुए कहा कि अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हैं तो क्या होगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह बना रहता है और मन को छोड़ने से इनकार करता है। बौद्ध भिक्षु ने राहुल की बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब आपके मन में सवालों का बवंडर चल रहा होगा। जब आपका दिमाग आपकी बात ही नहीं सुनेगा, तो ऐसे में आपको अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास करना होगा। एक बार फिर भिक्षु ने राहुल से कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पेट को ऊपर उठता हुआ और मत्ता हुआ महसूस करें। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि जब भी आपका मन अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आएं। सांस की वाद्य गति आपको तुरंत वर्तमान के चरणों में वापस खींच लेगी और आपको शांति का अनुभव कराएंगी। एक बौद्ध भिक्षु के निर्देशानुसार आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। इस छोटे से व्यायाम से उन्हें मानसिक शांति का अनुभव हुआ। उसे याद आया कि उसकी सांसें हमेशा उसके साथ थी, जो उसे वर्तमान क्षण की याद दिलाती थी, आराम और शांति लाती है। राहुल के इस विकास को देखकर बौद्ध भिक्षु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रिय, बेचैन मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसमें बहुत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि लगातार व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। उसी तरह नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। स्वीकृति में सिर हिलाते हुए इस बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद देते हुए उन्होंने वादा किया कि आज से वह अपने अशांत मन को शांत कर सकेंगे और अपनी गैर शक्तियों को मुक्त कर सकेंगे। बौद्ध भिक्षु ने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर कहा,
मुझे आपकी क्षमता पर बहुत भरोसा है और आपको जल्द ही आंतरिक शांति मिलेगी। लेकिन याद रखें कि यह आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करेंगे तो आप निश्चित रूप से वह शांति पालेंगे जो आपके अंदर है। उस दिन से राहुल अपने अशांत मन को शांत करने का प्रयास करने लगा और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी सांसों के जरिए खुद को वर्तमान में बनाए रखने की कोशिश की। समय के साथ अभ्यास करते हुए राहुल को अपने अंदर शांति का अनुभव हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल को ज्ञान और शांति का स्रोत कहा जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, भरत को ज्ञान और शांति का स्रोत कहा जाने लगा। ग्रामीण अपने अशांत मन को शांत करने के लिए राहुल के पास आने लगे। बौद्ध भिक्षुओं के शिक्षक दूसरों की मदद करते समय आत्म जागरूकता की शक्ति साझा करते हैं। बौद्ध भिक्षु आंतरिक शांति पाने की शिक्षा देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान देने और अपने विचारों को मुक्त करने की कला भी सिखाई। ऐसे निवासियों का विकास हुआ और उन्हें मन की अमूल्य शांति मिली। बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं और राहुल द्वारा संचालित अभ्यास के माध्यम से विचारों को त्यागने और वर्तमान में जीने की कला दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदल दी और जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी जिंदगी और भी बदलती गई। राहुल का शांत प्रभाव उसके गांव की सीमाओं से परे तक फैला हुआ था। आसपास के गांवों और शहरों से लोग राहुल के परिवर्तन की कहानी सुनते थे, उनसे सलाह लेने आते हैं। मन के बोझ तले दबे लोगों के लिए राहुल आशा की किरण बन गया। राहुल की शिक्षाएं केवल ध्यान और प्रवचन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह रोजमर्रा के काम जागरूकता के साथ करने पर ज्यादा जोर देते थे। वह लोगों को अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहने की याद दिलाते थे। निष्कर्ष इस बात पर ध्यान दें कि आप दिन भर में क्या करते हैं और अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हर काम पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप खाएं तो प्रत्येक टुकड़े के स्वाद का आनंद लें। जब आप सूरज की रोशनी के सामने खड़े होते हैं तो उसकी गर्मी महसूस करें। लोग क्या कहते हैं उसे ध्यान से सुनें और समझें। छोटे छोटे बदलावों से लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। राहुल की शिक्षाओं से लोगों ने सीखा कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। तो दर्शकों, वहीं अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। मन सकारात्मक सोच की आत्मकथा। रवि एक बहुत ही समझदार और होशियार लड़का था और साथ ही वह बहुत शर्मीला भी था। जब वह मुझसे पहली बार मिला तो उसे देखते ही मैं समझ गया था कि रवि बहुत अच्छा लड़का है। रवि ने मुझे अपने बारे में बताना शुरू किया और मुझे भी उसकी बातें सुनकर अच्छा लग रहा था। फिर मैंने रवि से कहा कि अब आप अपना काम समझ लो और काम करना शुरू कर दो। और रवि ने ऐसा ही किया और फिर वह धीरे धीरे अपने काम को समझने लगा और मन लगाकर अपना काम करता रहा। फिर एक दिन रवि के साथ काम करने वाले एक सहयोगी ने, जो रवि को काम दिया करते थे, उन्होंने मुझसे आकर कहा कि बार बार समझाने पर भी रवि अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है और हर बार कोई न कोई गलती कर रहा है। तो कृपया आप एक बार उससे बात करें। मैंने उनकी बात सुनी, पर मुझे जैसे विश्वास सा नहीं हुआ कि रवि ऐसे कैसे कर सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप जाइए, मैं रवि से बात करता हूं। मैंने रवि को अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। रवि मेरे पास बैठ तो गया, लेकिन उसके चेहरे पर मैंने कुछ उदासी देखी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वह हर समय खुश रहने वाला लड़का था। मैंने रवि से बात करना शुरू किया और पूछा कि आपके सहयोगी कर्मचारी ने मुद्रा से आकर आपके लिए कहा है कि आप अपना काम ध्यान से नहीं कर रहे हैं। तो रवि ने कुछ खास न बताते हुए बस यही कहा कि उसकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से अपना ध्यान काम में नहीं दे पा रहे हैं। बस फिर मैंने भी ज्यादा कुछ न पूछते हुए रवि को यही कहा कि ठीक है, वह अपना ध्यान रखें और काम को ठीक से करने का प्रयास करें। फिर कुछ दिन निकल गए और फिर एक दिन रवि के वही सहयोगी मेरे पास आए और कहा कि देखिए, आपके कहने पर भी रवि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वह फिर से अपना काम सही से नहीं कर रहा है
और यहाँ तक कि उनके सहयोगी ने परेशान होकर रवि को काम तक छोड़कर चले जाने को कह दिया था। मैंने फिर रवि को बुलाया अपने पास और थोड़ा समझाकर भेज दिया, परंतु कुछ ठीक नहीं हुआ और ऐसे ही थोड़े दिनों तक चलता रहा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और अंदर से ऐसा लग रहा था कि जैसे रवि कुछ सही से बता नहीं रहे हैं, अर्थात उनके मन में कुछ और है जो वह बताने में संकोच कर रहे हैं। फिर मैंने सबके चले जाने के बाद रवि की एक दिन अपने साथ रुकने को कहा और रवि मेरी बात मानकर रुक गए। उस दिन मैंने रवि से पूछा कि बताओ क्या बात है, और घबराओ नहीं, बात जो भी हो मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा और हो सका तो पूरी सहायता करूंगा। रवि ने किसी तरह मुंह पर विश्वास करते हुए और हौसला दिखाते हुए अपनी बात बतानी शुरू की, जिस वजह से वह इतने समय से अपना ध्यान काम में नहीं लगा पा रहा था। वह उसकी सेहत के साथ साथ उससे भी ज्यादा बड़ी समस्या थी। वह समस्या थी उनके परिवार को लेकर। रवि ने बताया कि उनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, अर्थात उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ये 2 भाई हैं और छोटा भाई अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, इसलिए बड़ा भाई होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी रवि पर ही है। पिताजी की कमाई भी बहुत कम है, जिस वजह से घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता है। इन्हीं सब बातों के चलते वह थोड़ा परेशान रहता है और काम में पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाता। रवि की यह बात सुनकर दिल को बहुत दुख हुआ कि अपने घर की परेशानी की वजह से वह अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा, और मैंने देखा कि रवि की सोच अब बहुत ही नकारात्मक हो गई थी। रवि को लगने लगा था कि अब वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। फिर मैंने दुखी मन के साथ उसको वहां से चलने को कहा। फिर कुछ दिन बाद मुझे पता लगा कि रवि को नौकरी छोड़कर चले जाने को कह दिया गया है। उस दिन मुझे सही में ये लगा कि किसी भी तरह से अगर मैं रवि को रोक सकूं तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, पर अफसोस कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन उस समय मैंने ये जरूर सोचा था कि अब मैं रवि को इस तरह से उदास और नकारात्मक सोच के साथ नहीं रहने दूंगा और रवि में इतना आत्मविश्वास भर दूंगा कि वह एक कामयाब इंसान बन सके। दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं ऐसा करने में कामयाब भी रहा। रवि की नौकरी के आखिरी दिन में रवि से मिला और लगभग 1 घंटा रवि के साथ बिताया और उनको जीवन की सच्चाई से अवगत करवाने की कोशिश की। रवि के साथ बहुत सारी बातें करते हुए रवि को बताया कि आना और जाना तो सबके साथ है, परंतु हम जहां से भी निकलकर आगे जाएं, वहां से कुछ सीख कर जाना चाहिए। आगे बढ़ो और कभी न रुको, बस यही करना है हमेशा। ऐसा कभी नहीं सोचना कि मेरे साथ ये गलत हुआ, सिर्फ यही मन में आना चाहिए कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। फिर मैंने रवि को बेस्ट ऑफ लक बोला और चलने को कहा। दोस्तों, आपको भी यह जानकर बहुत खुशी होगी कि फिर लगभग 2 महीने बाद मुझे रवि का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि वह अब एक नई जगह काम करने लग गए हैं और वहां पर सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है और सब उनके साथ अच्छे से बात करते हैं। उस दिन रवि ने मुझसे कहा, सर, ये सब कुछ आपकी वजह से संभव हो पाया है। अगर उस दिन आपने मुझे वह सब कुछ नहीं समझाया होता तो आज पता नहीं मैं क्या कर रहा होता। जो आपने उस दिन मुझसे कहा वह मैंने अपने दिमाग और जीवन में उतार लिया और ये उसी का परिणाम है। उस दिन रवि से ज्यादा खुश शायद मैं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर मेरी सकारात्मक सोच की वजह से किसी की नकारात्मक सोच बदल सकती है और वह अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल करने में समर्थ हो सकता है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो देखा दोस्तों, किस तरह सकारात्मक सोच हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो दर्शकों, वहीं अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक दिन एक प्रोफेसर जैसे ही अपनी क्लास में आए, उन्होंने विद्यार्थियों से एक सरप्राइज टेस्ट लेने के बारे में पूछा। सभी विद्यार्थी अपने अपने डेस्क पर चिंतित होकर टेस्ट के बारे में सोच रहे थे। तभी प्रोफेसर ने सारी प्रश्न पत्रिका अपने हाथों में ली। प्रोफेसर के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे टेस्ट बहुत मुश्किल होगी। उन्होंने एक एक करके सारी प्रश्न पत्रिका विद्यार्थियों को दी और उसे पलटने को कहते हुए टेस्ट शुरू करने के लिए कहा। पेज पलटते ही सभी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां कोई प्रश्न नहीं लिखा हुआ था, केवल पेज के बीच में एक काला डॉट बिंदु था। प्रोफेसर शांति से सभी के हाव भाव को देख ही रहे थे। उन्होंने उसे देखते हुए बच्चों से कहा कि
मैं चाहता हूं कि तुम टेस्ट में वो लिखो जो तुम्हें वहां दिखाई दे रहा है। इसे सुनते ही सभी विद्यार्थी चिंतित हो कहते और बिना कुछ सोचे समझे लिखने लगे। क्लास के अंत में प्रोफेसर ने सभी विद्यार्थियों की उत्तर पत्रिकाएं जमा की और जोर जोर से विद्यार्थियों के सामने ही उसे पढ़ना शुरू किया, जिसमें सभी ने यही लिखा था कि पेज के बीच में एक काला धब्बा है या कुछ उस डॉट की स्थिति को दर्शाने की कोशिश कर रहे थे, इत्यादि इत्यादि। और इस तरह सभी उत्तर पत्रिकाएं पढ़ने के बाद पूरा क्लासरूम शांत था और तभी प्रोफेसर ने समझाना शुरू किया कि मैं आपके इन उत्तरों पर आपको कोई ग्रेड नहीं देने वाला हूं। मैं तो बस आपको कुछ ऐसा काम देना चाहता था जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़े। किसी ने भी अपने उत्तर में उस सफेद पेपर के बारे में नहीं लिखा। सभी का ध्यान केवल उस काले डॉट पर ही था। और यही हमारे जीवन में भी होता है। हमारे पास भी एक सफेद पेपर होता है जिसमें हम आनंद ले सके, खुद हो सके और जीवन का महत्व जान सके, लेकिन हम हमेशा जीवन के काले भागों पर ही ध्यान देते हैं। हमारा जीवन हमें भगवान द्वारा दिया गया सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसमें बहुत सारा प्यार भरा हुआ है। भगवान ने हमें खुश रहने के कई बहाने भी दिए हैं। उन्होंने सुंदर प्रकृति बनाई, हमें अच्छे दोस्त दिए, एक सुखी परिवार दिया, एक अच्छी जॉब दी और रहने के लिए अच्छा घर और जीवन साथी दिया। भगवान हर रोज हमारे जीवन में कोई न कोई चमत्कार जरूर करता रहता है। जीवन में इतनी सारी अच्छी चीजें होने के बावजूद हमारा ध्यान केवल जीवन के काले भागों में ही होता है। इस काले भाग में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, पैसों की कमी, उलझे हुए रिश्ते, दोस्तों से नाराजगी इत्यादि समस्याएं शामिल है। अगर हम जीवन के सुंदर भागों से इस काले भाग की तुलना करें तो हम पाएंगे कि सुंदर भाग की तुलना में ये काला भाग बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी उस छोटे भाग ने हमारे दिमाग को खाली कर दिया है। हमें हमारी आंखें काले भागों पर लगाने की बजाय जीवन की सुंदर चीजों का आनंद लेना चाहिए और अपने साथ साथ लोगों को भी आनंदित करते रहना चाहिए। आनंदित रहे और सकारात्मक पॉजिटिव जीवन जिए। सकारात्मकता हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसकी मदद से हम बड्ढे से बड्ढी समस्या को भी आसानी से सुलझा सकते हैं। क्योंकि एक निराशवादी को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है और एक आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिखाई देता है। महापुरुष हमेशा से ये कहते आए हैं कि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपनी सोच से असंभव को भी संभव कर पाता है। सकारात्मक सोच भले ही सारी समस्याएं ना सुलझा पाए, लेकिन ये काफी लोगों को झुंझलाने के लिए काफी होती है। तो दर्शकों, वहीं अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा हो जाता है। इसमें उतार चढ़ाव का आना जाना लगा रहता है। मुसीबत के समय ही व्यक्ति की सही मायने में परीक्षा होती है, क्योंकि मुसीबत के समय में हम कैसा व्यवहार करते हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक छोटा सा परिवार रहता था जो बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा था। परिवार लगातार संघर्षों से जूझ रहा था, परंतु एक के बाद एक समस्या आती जा रही थी। लगातार आ रही समस्याओं से निराश होकर परिवार के छोटे लड़के ने अपने पिता से कहा कि अब हम थक चुके हैं, मुझे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है। लड़के के पिता खाना बनाने का काम करते थे। वो अपने लड़के को रसोई घर में लेकर गए। रसोई घर में उन्होंने 3 घड़ों में पानी भरकर उसे चूल्हे पर रख दिया। कुछ समय के पश्चात तीनों बर्तन में पानी उबलने लगा। उसने एक एक करके पहले बर्तन में आलू, दूसरे में बर्तन में अंडे और तीसरे बर्तन में कॉफी बीन्स डाल दिए। लड़का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसके दिमाग में चल रहा था कि पिताजी ये सब क्या कर रहे हैं। 20 मिनट बाद उन्होंने चूल्हे को बंद कर दिया। पिता ने सबसे पहले आलू को एक कटोरे में निकाला, उसके बाद अंडा और अंत में कॉफी को निकालकर एक कप में रख दिया। उन्होंने लड़के की तरफ मुड़कर कहा, बेटा तुम क्या देख रहे हो? लड़के ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि आलू, अंडे और कॉफी। पिता ने कहा, करीब से देखो और आलू को छुओ। लड़के ने आलू छुआ और कहा कि यह तो नरम हो गया है। फिर पिता ने उसे अंडा तोड़ने को कहा। लड़के ने अंडा तोड़ा तो उसमें से सख्त अंडा निकला। अंत में उसे कॉफी पीने के कहा, जिसे पीकर लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये सब हो जाने के बाद लड़के ने पिता से पूछा, इनका क्या मतलब है? पिता ने समझाया कि आलू, अंडा, कॉफी बीन्स, इन तीनों को ही उबलते पानी का सामना करना पड़ा।
परंतु सभी ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। मजबूत आलू नरम हो गया, नाजुक अंडा सख्त हो गया और कॉफी बीन्स पानी के संपर्क में आकर पानी को ही बदल दिया। पिता ने बेटे से कहा कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर मुसीबत आएगी तो तुम कैसा व्यवहार करोगे? क्या तुम आलू हो, अंडा हो या फिर कॉफी बीन्स हो? कहानी की शिक्षा। जीवन में हर रोज नई नई चीजें हमारे आसपास होती हैं। बस एक चीज मायने रखती है, आप इस पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं? तो दर्शकों, वहीं अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। आप में से कई लोग सत्संग सुनने जाते हैं, जबकि कई लोग ऐसा करना व्यर्थ समझते हैं। उनका सोचना होता है कि किसी से अच्छी बातें सुनने से क्या बदल जाएगा। लोग अक्सर ऐसी बातें बद्दे बुजुर्गों से भी सुनते हैं, लेकिन वो एक कान से सुनते हैं तो दूसरे कान से निकाल देते हैं। लोग सोचते हैं कि उन बातों को अपने जीवन में लागू करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता, और अगर उसके बिना जीवन चल रहा तो इतनी जहमत उठाए कौन। सत्संग को लेकर जब ऐसी ही समस्या एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के सामने रखी, तो जानिए गौतम बुद्ध ने इस पर क्या कहा। बुद्ध हर हफ्ते नए गांव जाकर वहां लोगों को उपदेश दिया करते थे। सभी लोग बुद्ध के उपदेश से बहुत प्रभावित होते। बुद्ध के उपदेश को सुनकर गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सही मार्ग पर चलने लगता था। एक दिन एक नए गांव में बुद्ध उपदेश देने पहुंचे। उपदेश सुनने के लिए भक्तों की भारी भीड़ मौजूद हुई। उन्हीं भक्तों में एक भक्त ऐसा भी था जो भीड़ कम होने का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही भीड़ कुछ कम हुई, वह बुद्ध के पास गया और बुद्ध के सामने उसने अपना संशय रखा। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, आप 3 दिनों से लगातार उपदेश दे रहे हैं। 3 दिनों से मैं भी लगातार आपका उपदेश सुनने आ रहा हूं, पर फिर भी मेरे मन में एक उलझन है। बुद्ध ने बोला, तुम बेफिक्र होकर पूछो कि तुम्हारे मन में क्या उलझन चल रही है। वह व्यक्ति बोला, गुरुजी, आप जब भी उपदेश देते हैं तो मेरा मन एकदम से प्रफुल्लित हो उठता है। मैं खुद को ऊर्जावान महसूस करता हूं, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर में प्रवेश करता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे वह सकारात्मक ऊर्जा कहीं गायब हो गई है। मैं अपने घर पर उन नियमों का पालन नहीं कर पाता जो मुझे करनी चाहिए। घर में प्रवेश करते ही ऐसा क्या बड़ा बदलाव आ जाता है कि आपके उपदेश वहां कोई काम नहीं करते। बुद्ध उसकी व्यक्ति की बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने 2 मिनट सोचकर जवाब दिया, वो बांस की टोकरी देख रहे हो? तुम उसे उठाओ और उसमें तालाब से पानी भरकर ले आओ। याद रहे कि उसमें से पानी नहीं गिरना चाहिए। उस व्यक्ति ने वही किया जो बुद्ध ने कहा। वह तालाब पानी भर के ले आया, पर जब तक वह बुद्ध के पास पहुंचा, उस टोकरी से सारा पानी गिर चुका था। बुद्ध ने उसे प्यार से कहा, कोई नहीं, तुम आज पानी लाने में असफल हुए, पर यह मेरा वादा है कि आने वाले समय में तुम निश्चित ही इस टोकरी में पानी भर सकोगे। वह आदमी अब हर रोज ऐसा करता, पर सफल नहीं हो पाता। एक दिन उस आदमी ने बुद्ध से कहा कि टोकरी में तो आज तक पानी भर नहीं पा रहा है। बुद्ध ने इस पर जवाब दिया, वत्स, तुम पहले अच्छे से देखो कि टोकरी को देखकर तुम्हें क्या फर्क नजर आ रहा है। उस व्यक्ति ने टोकरी का अच्छे से निरीक्षण किया और कहा, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के तल में मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है, और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह इसमें पानी निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं, उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। अब उस व्यक्ति को सत्संग का असली महत्व समझ आ चुका था। बुद्ध की यह कहानी साधारण लग सकती है, लेकिन इसमें जीवन की एक बड़ी सीख छिपी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करके चलते हैं, जबकि यह हमारे जीवन को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। वह सीख है अच्छी संगति रखना, अच्छी सोच और अच्छे लोगों के संपर्क में रहना। तो दर्शकों, वहीं अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। विवाह के लिए दोनों पक्षों की तरफ से हाँ होने के बाद विवेक ने सुगंधा से वादा लिया, मेरे माता पिता को कभी कोई कष्ट न हो, बड़े भैया उनके साथ रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सारे फर्ज पूरे हो गए। जब कभी जिम्मेदारी उठानी पड़ी तो मैं चाहता हूं तुम पीछे न हटो। मेरे कदम से कदम मिला चलो और उनके लिए दिल से करो।
छोटा भाई बाहर सेठ है, मतलब ये है कि वो जब भी आएगा मेहमान की तरह। और हाँ, एक बात और, पिताजी ने अपनी छोटी सी सरकारी नौकरी में हम तीनों पर बराबर मेहनत की है। ये मेरी लापरवाही रही या किस्मत कह लो कि मैं दोनों की तरह बहुत आगे नहीं जा पाया। इसलिए कल को तुम्हें किसी तरह की हीन भावना न हो, इसलिए पहले से मन पक्का कर शादी करना। छोटी सी प्राइवेट नौकरी है, घर में बेशक आलीशान सामान न भरा हो, पर दिल में तुम्हारे लिए भरपूर प्रेम रहेगा। सुगंधा पर ही लिखी होशियार लड़की विवेक के पाक दिल और नेक इरादों से प्रभावित हो गई। अपनी पारिवारिक परिस्थिति को देख वो हर समझौते के लिए तैयार हो गई। विवाह के बाद कुछ दिन ससुराल रह चल दी पतिदेव के साथ। कमाई बेशक ज्यादा न थी, कई बार महत्वाकांक्षाओं को मारना पड़ देता था, लेकिन उसकी छोटी सी दुनिया में सुख, चैन और प्रेम सब था। मध्यवर्गीय परिवार से थी तो हर परेशानी को बचपन से बारीकी से देखती आई थी। बेशक पिताजी ने कमी होते हुए भी हर सुविधाएं दी, लेकिन आज उन सुविधाओं में से भी कियों का अभाव था। अपने वादे के मुताबिक उसने तकलीफों का कभी रोना नहीं पीटा, दोनों प्रेम से रहते। माता पिता के पास अक्सर आते जाते रहते थे। वहां जाकर बस एक बात खटकती थी, माँ की कोई बात गलत लगने पर बड़े भैया भाभी का तुरंत पक्ष ले लेते और विवेक, उसकी उम्मीद सुगंधा से हर हाल में चुप रहकर सहयोग करने की ही होती। उसे बुरा भी लगता तो बस 2 दिन आई हो कह विवेक चुप कर देता। एक दिन पता चला माँ और भाभी के बीच की अनबन से परेशान हो भैया ने ट्रांसफर बाहर करवा लिया है। श्रवण कुमार विवेक के पास दूसरा कोई हल न था, चल दिए परिवार सहित माता पिता के साथ रहने। सुगंधा भी अपने वादे के मुताबिक तन मन धन से सेवा में जुट गई। कुछ दिन बीतने के बाद सास बहू में वैचारिक भेद शुरू हो गए। सही होते हुए भी सुगंधा विरोध नहीं कर पाती, मन मसोस कर रह जाती। जिंदगी एक ढर्रे पर चल पड़ी, कहीं कोई बदलाव नहीं। घर में बातें कम, तनाव ज्यादा रहने लगा। छोटी छोटी बातों में रोक टोक रिश्तों में दुरियां लाने लगी। सब्जी ये क्यों बनाई, अभी कहां जा रहे हो? विवेक तो पहले रसोई में झांकता भी नहीं था, कभी बाहर का खाना पसंद नहीं करता था। और भी न जाने कितने बेतुके प्रश्न। कहने का मतलब ये है कि रोज के मनमुटाव विवेक के घर घुसने के बाद सरदर्दी बनने लगे। जब बहुत समझाने के बाद भी हल नहीं निकला तो उसने सुगंधा से ही चुप रहने की याचिका की। देखो सुगंधा, सब कहेंगे बढ़ रहा, दंभ भरता था, आज खुद पर पड़ ही तब अक्ल आई। ये लोग बुजुर्ग हैं, इनसे बदलने की उम्मीद करना बेकार है। तुम मेरी धर्मपत्नी हो, मेरी परेशानी समझो और किसी भी तरह समस्या का हल निकालो। तीनों बेटे पिता को छोड़ दी कैसे रह सकते हैं शिवू? भैया की पोस्टिंग बाहर है और छोटा आउट ऑफ इंडिया में। इनके बुढ़ापे में इन्हें अब कहीं छोड़ डच कर नहीं जा सकता। इस तरह घर के झमेलों में पढ़ा रहा तो अच्छी नौकरी भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। सुगंधा समझ रही थी उसे हर हाल में सामंजस्य बैठाना होगा। उसने हर बात का हल यही निकाला कि बहस करना या अपनी राय रखने से अच्छा है चुप रह सब करना। वो चुपचाप सब काम करती रहती, अपनी तरफ से सेवा में कोई कमी न करती। आज पिताजी के कोई पुराने मित्र मिलने आए। अरे विवेक, तुम कब आए? वहां तो सुना है तुम्हारी अच्छी नौकरी लग गई थी। क्यों बेटा नौकरी छोड़ आए? मुझे यकीन था तुम इन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ दोगे। विवेक बोलने ही वाला था, पिताजी बीच में बोल पढ़े। बड्ढे का तबादला बाहर हो गया था, छोटा विदेश है। एक यही था जो नौकरी छोड़ आ सकता था। हमने कहा यहीं आकर रहो, थोड़ा कम भी मिलेगा तो क्या, घर खर्च तो हम चला लेंगे। इस बहाने थोड़ी बचत भी हो जाएगी। वहां जितनी कमाई थी सब खर्च हो जाती। विवेक पिता की शक्ल देखता रहा। उसे लगा था पिता इसकी तारीफ करेंगे कि सब छोड़ गए, तो इसने अपनी नौकरी की परवाह नहीं की और चला आया। वो मन ही मन तकलीफ से भर उठा। कितनी आसानी से पिताजी ने उसकी मजबूरी गिना उसके त्याग को इतना छोटा कर दिया। जब तक भाई यहाँ था तब तक उनके दिमाग में ये विचार नहीं आया कि विवेक की कमाई कम है, उसे बुला लिया जाए। ये सब सुनकर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, वो मुस्कान जो उसे खुद के ऊपर आ रही थी। पिताजी की बीमारी के चलते अक्सर लोग मिलने चले आते, बेटे बहू की सेवा देख तारीफ भी करते, पर असली तृप्ति तो तब मिलती जब माता पिता उनके त्याग को समझते। बहू चुपचाप काम में लगी रहती। हाँ, समय के साथ जीना सीख गई थी,
उन लोगों की बहुत सी बातों को नजरअंदाज कर खुश रहने की कोशिश करती। अब एक बिटिया भी थी, आधा मन उसके कारण लग जाता। जहां देखा साथ बैठ, हर समय कुछ न कुछ सुनाया जाता है। उसने साथ बैठना कम कर दिया था। उसे अपने से ज्यादा पति का सोचकर लगता। एक दिन गुस्से में बोली, देखिए, सेवा करना अपनी जगह है, लेकिन जब सामने वाले को आपके करे कि कद्र ना हो तो वही सेवा बेवकूफी नजर आती है। जानते हैं आप मम्मी जी सबसे क्या कहती हैं? लोग हमें बेवकूफ समझने लगे हैं। विवेक उसकी बात पर मुस्कुरा कहता, तुम क्या समझती हो? मैं इतना नादान हूं कि सबका मन पढ़ना नहीं जानता। ये दुनिया और यहाँ के लोगों की छोड़ दो। तुम सीधा चल रहे हो, फर्ज अदा कर रहे हो, तो ये तुम्हें बेवकूफ का दर्जा दे रहे हैं। अभी तुम यहां ये गए नहीं कि वही लोग सीधे यही कहेंगे। वो तो पराई थी, क्या सेवा करती जब बेटा ही अपना फर्ज अदा न कर सका। इसलिए सुगंधा, किसी की बात को दिल से मत लगाओ। मुझे खुशी है कि तुम मुझे धर्म पत्नी के रूप में मिली, लेकिन पिताजी वो बुजुर्ग हैं, ऐसा नहीं है। वो मुझे प्यार नहीं करते। वो मेरी स्थिति देख भड्डस निकालते हैं कि सब बन गए। और ये यहीं 2-3 दिन से मौसी सास आई हुई थी। बहू को देख बहुत खुश होती, कैसे चुपचाप शांत मन से अपने काम करती रहती है। दीदी कुछ भी कह, तेरी बहू लाखों में एक है। क्या तन मन धन से सेवा में लगी रहती है? बड्ढे के क्या हाल हैं, और छोटा वो सब कैसे हैं? पिताजी बीच में ही गर्व से बोले, दोनों बहुत होनहार हैं, अच्छी कमाई करते हैं। उन दोनों ने मेरी मेहनत सफल कर दी। शान से कह सकता हूं, दोनों लायक हैं। उनके ऊपर पैसा लगाया तो आज उन्होंने सर उठाने लायक रखा है। जीजा जी, लायक तो विवेक है। बड़ा तो बीमारी की हालत में भी आपको छोड़ दी चला गया, और इसे देखो, अपना आगा देखा ना पीछा, सब छोड़ दी सेवा में चला आया। देखो साली साहिब, सेवा करता है तो उसे उसका मेवा भी मिलता है। दोनों लायक थे, निकल गए। हमने तो इस पर भी उतनी ही मेहनत की थी, कुछ बनता तो ये कौन सा रुकता। शुरू से नालायक था, कभी किसी की नहीं सुनी। आज यहाँ है तो हमारी वजह से 2 पैसे बचा लेता है। ये नहीं होता तब भी हम इतने समर्थ तो थे ही कि अपनी व्यवस्था करते। बहू सब सुन रही थी, जानती थी जो अपने बच्चे के प्रेम और त्याग को नहीं समझे वो उसके लिए क्या कह सकते हैं। उसे विवेक के लिए बहुत तकलीफ हुई। मन तो आया अभी उसे ले यहां से चली जाए। मौसी सास ने फिर पक्ष रखते हुए कहा, कुछ भी कहो, ऐसे बच्चे आज के समय में मिलना मुश्किल है। आपकी किस्मत अच्छी है जो दीदी बहू और तुम्हारी कोई बात होते नहीं। देखी क्या बात है, सब ठीक है ना? वो बेचारी कहीं आती जाती नहीं, एक तुम ही हो जो उसके मन को परेज सकती हो। सास कुछ बोलती, उससे पहले सुगंधा हंसते हुए बोली, मौसी जी माफ कीजिएगा, छोटा मुंह बड्डी बात कह रही हूं। आप खुद सोचिए, नालायक बेटे की बहू लायक कैसे हो सकती है? नालायक बहू हूं। पति ने कहा माता पिता अकेले हैं तो साथ देने चली आई। बुजुर्ग हैं, उनका हर कहा मानना होगा, तो बिना विरोध जो कहा वो मानती गई। कभी इन लोगों की कोई बात पसंद नहीं आई तो पति से कहा। उस नालायक बेटे ने माता पिता के सामने मुंह बंद रख बिना विरोध के चुपचाप करते रहने को कहा। मैंने वो भी किया, हालत से समझौता कर चुप रहना सीख गई। पर बेटा सब कुछ करने के बाद भी नालायक ही रहा, तो मैं कैसे लायक हो सकती थी? उनके त्याग, सेवा और फर्ज का ये सिला मिलेगा। अगर समय रहते समझती तो आज अफसोस ये है कि ये नालायक ही मैंने तब दिखाई होती जब सब कुछ छोड़ डच्चा देकर यहाँ आने को तैयार हुए थे। बहू की बात से सास ससुर के चेहरे का रंग उड़ गया। आज से ये नालायक बहू बिल्कुल नालायक हो चुकी है, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज को रोक नहीं पाई। अपने मन की कह नालायक बहू फिर चुपचाप अपने फर्ज अदा करने में लग गई। किसी के सीधेपन और फर्ज को उसका स्वार्थ बता कम मत आंकिए। मन का सुकून हर किसी को चाहिए। किसी के मन से की गई सेवा भाव को स्वार्थ का जामा पहना, उसके मन के साथ खिलवाड़ क्यों? भावनाएं हर किसी में होती हैं, पर समय पर अभिव्यक्त कराने वाले के विचारों की कद्र करनी चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो
तभी इस वीडियो को लाइक कर देना। और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब